రానున్న లోక్సభ ఎన్నికల సమయంలో మహిళా రిజర్వేషన్ వర్తించదని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా స్పష్టం చేశారు. లోక్సభలో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. సుదీర్ఘంగా 8 గంటల పాటు చర్చ సాగింది. బిల్లు అసంపూర్తిగా ఉందని విపక్షాలన్నాయి. 60 మంది సభ్యులు ఈ బిల్లుపై మాట్లాడారు. చివర్లో అమిత్ షా బిల్లుపై సమాధానమిచ్చారు. 2024 ఎన్నికలు జరగగానే జనాభా లెక్కలు డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియ చేపడతామన్నారు. 2029 ఎన్నికల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వర్తిస్తుందన్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును 4 సార్లు సభలో ప్రవేశపెట్టామని, ఈసారి ఏకగ్రీవంగా ఈ బిల్లుకు మద్దతు తెలపాలని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి కోరారు. కొన్ని పార్టీలు మహిళా సాధికారతను రాజకీయంగా అజెండాగా తీసుకుని ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం ప్రయత్నాలు చేశాయన్నారు. కానీ తమ పార్టీ అధినేత నరేంద్ర మోదీకి మహిళా సాధికారత రాజకీయ అజెండా కాదన్నారు. కాంగ్రెస్ 50 ఏళ్ల పాటు దేశాన్ని పాలించిందని, గరీబీ హఠావో నినాదానికే పరిమితమైందన్నారు. బహిరంగ టాయిలెట్స్ వల్ల మన కూతుళ్లు, సోదరీమణులు, తల్లులు ఇబ్బంది పడ్డారన్నారు. మోదీ ప్రభుత్వం వారి సమస్యను అర్థం చేసుకుందన్నారు. जिंदा नहीं है, जीवित भी नहीं है। बैठ जाओ, मैं समझा देता हूं। आप बैठ जाइए, मैं समझा देता हूं। मान्यवर, जब लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा जब विघटित हो जाती है तो अनुच्छेद 107 के तहत लंबित विधेयक जितने भी है वो विलोपित हो जाते हैं, यहां पर नहीं है। नहीं, कल उन्होंने सवाल किया था कि विधेयक क्यों फिर से लाना पड़ा। हमारा विधेयक पड़ा है, नहीं पड़ा है, इसलिए विधेयक फिर से लाना। मैं सारी चीजों का एक एक कर जवाब देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 330 में है, और ये इसी तरह से विधानसभाओं में आरक्षण का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 332 में है। ये दोनों रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और जनजाति को लागू होती है, दोनों को लागू होती है। मान्यवर, अभी बहुत सारे सवाल उठाए गए, ओबीसी क्यों नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों, और क्यों इतनी देरी कर रहे हैं। मैं सारों के जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला जवाब इस बात का है कि अभी जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहां चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं, और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है, और 2026 क्यों, मैं अब इस पर आता हूं मान्यवर। अभी जो संविधान संशोधन आया है इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मान्यवर, अब डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है, और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं, और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है
तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें? और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया, तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है। संविधान को संशोधित करने वाले 128वें संविधान संशोधन के समर्थन में बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिसको जाना है डरिए मत, डरिए मत। अरे भाई डरो मत। नो, जिसको जाना है जाने दिया। ऐसे क्यों? प्लीज, कोई भी सदन में रुक सकता है, जा सकता है। माननीय प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज, नो। माननीय अध्यक्ष जी,